वो है भूदेवी पल्ली गांव, जहां माधव नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता है। वो है उसकी पत्नी सुजाता और ये दो बेटियां श्रीदेवी और सुकन्या। श्रीदेवी बड़ी है और सुकन्या छोटी। पिता की इच्छा दोनों बच्चियों को डॉक्टर के रूप में देखने की है। ऐसे ही एक दिन वो हॉल में खड़ा होकर पुकारने लगा, सुजाता, क्या दोनों बच्चियां उठ गईं? अभी नहीं जी। बच्चों की ये पीढ़ी, अगर आपको लगता है इतनी जल्दी उठेंगी तो ये आपकी कोरी उम्मीद है बस। मैं अपनी आय से अधिक खर्च कर रहा हूँ उन पर, क्या उनका ऐसा करना उचित है फिर? बच्चियां क्या करें जी? वो तो कुछ और ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई करनी होगी, भले ही उन्हें ये पसंद ना हो। क्या ये बात सही है आपकी? क्या सही है और क्या गलत? क्या तुमको लगता है कि मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो? जाओ जाओ, जाकर बर्तन धो। बर्तन के साथ साथ हम भी धुल रहे हैं आपके साथ। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, वैसे ही ज्यादा बोलने वाले कोई काम ठीक से नहीं करते। अब जाकर बच्चियों को जगाओ, वरना देर हो जाएगी। आज एडमिशन की आखिरी तारीख है। तुमने मुझे बर्तन धोने के लिए कहा है ना, मैं जाकर वही काम करूंगी। सुजाता, बाद में जब हम शहर के लिए निकलेंगे ना, तो तुम अपना बदला ले लेना, लेकिन अभी जाकर उन्हें जगाओ और उन्हें जल्दी से तैयार होने को कहो। जब उसने ऐसा कहा और कुछ और कहती तो वो भड़क जाता। सुजाता उन्हें जगाने के लिए उठ गई। दोनों बच्चियां आराम से सो रही थीं। वो श्रीदेवी के पास गई और उसके कंधे पर थपकी दी। श्रीदेवी, ओ श्रीदेवी, उठो बेटा। सुकन्या, उठो बेटी। वो बच्चों को जगाने लगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर सुकन्या जाग गई। क्या हुआ माँ तुमको? आज तुम इतनी जल्दी उठकर हमको क्यों जगाने लग गई? सुबह सुबह तुम लेडी फिंगर और बाकी सब्जियों के बारे में क्यों सोच रही हो? अगर नींद में खलल कोई डालता है तो हम कहते हैं किसी ने हमारी गोल्डन स्लीप में खलल डाला। सब्जियों के बारे में तो कोई नहीं सोचता। सुजाता की बातों से श्रीदेवी भी उठ बैठी। माँ को देखकर, क्या माँ तुम भी? हम कुछ देर बाद उठेंगे, अभी तुम अपने कमरे में जाओ माँ, प्लीज। आज शहर जाना है कॉलेज में एडमिशन के लिए ना तुमको। उठो जल्दी, पापा सीढ़ियों से चिल्ला रहे हैं। कहाँ चिल्ला रहे हैं? हाथी की तरह, बिल्ली की तरह? दोनों की तरह नहीं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उसने ऐसा कहा और हॉल में आई। उसने वहाँ माधव को बेचैन इधर उधर घूमते देखा, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। आधे घंटे के बाद दोनों लड़कियां तैयार हो गईं और अपने बैग्स लेकर आईं। माता पिता दोनों चाहते थे कि उनकी बच्चियां डॉक्टर बनकर एक दिन गांव आए। वो उन्हें सिटी बस स्टैंड पर ले गया और बस में बिठा दिया और बस आगे बढ़ गई। 3 घंटे बाद बस शहर पहुंची। श्रीदेवी और सुकन्या दोनों ही अनामिका लेडीज हॉस्टल में गई और पैसे दिए और दोनों एक ही कमरे में रुकी और बीए और बीकॉम के लिए एडमिशन लिया और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन उधर गांव में माधव सभी को ये बताने लगा कि दोनों बेटियां मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हैं और डॉक्टर बनकर घर वापस आएंगी। वो बहुत उत्साहित था। इस तरह कुछ साल बीत गए। दीदी, चलो, हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, लेकिन हमारे पिता के अनुसार हमें एक डॉक्टर बनना चाहिए था। लेकिन हमने तो बी और बीकॉम किया, अब घर कैसे जाएंगे? यहाँ से हम ऑटो से बस स्टैंड जाते हैं और बस पकड़कर भूदेवी पल्ली पहुँचेंगे। वहाँ फिर एक ऑटो लेंगे और घर पहुँच जाएंगे। मैं तुमसे कुछ सीरियस बात कह रही हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। देख बहन, हम जाकर एक एप्रन खरीदते हैं और गले में स्टेथोस्कोप लटका लेंगे और ऐसे घर जाएंगे। बाद में इत्मीनान से हम उन्हें अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे और उनसे हमें माफ करने के लिए कहेंगे। उन्होंने ऐसे सोचा और बस में चढ़कर घर पहुंच गई। वहां माधव ने उन्हें डॉक्टर के रूप में देखा और बहुत गर्वित महसूस किया। उसने उन्हें खूब सराहा। उसने पूरे गांव को बता दिया कि जो भी बीमार हो उन्हें आकर दिखाए और इलाज कराए। ये सुनकर सभी लोग अपनी बीमारी दिखाने आने लगे। तब दोनों बहनें किसी तरह शो को मैनेज करने की सोचने लगी। इसके लिए उन्होंने एक टेबल कुर्सी रखी और मरीजों की जांच करने का नाटक करने लगी। इस बीच सुधाकर वहां आया। बताओ, क्या हुआ तुम्हें?
कुत्ते ने काटा मैडम। जब कुत्ता तुम्हारा पीछा कर रहा था तो बिना भागे तुम कुत्ते के पास गए क्यों? उसने सोचा होगा कि एक हज डॉग है। बाद में उसे एहसास हुआ कि ये तो एक पागल कुत्ता है। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ सच में ऐसे ही हुआ था मैडम, कुछ कुछ। मेरी बच्चियां हैं, डॉक्टर बनकर आई हैं, सब जानती हैं वो। हाँ समझे? जब सुधाकर चला गया तो रमन आया। बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम? आपने याददाश्त कम करने के लिए जो दवा दी थी वो वाकई बहुत कारगर थी डॉक्टर। मैं इसे कुछ दिन और खाऊं? बिल्कुल खाओ, क्योंकि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जिसने आपको वो दवा दी थी। ये कहकर दोनों बहनें कुछ देर हंसती रही। रमना के जाने के बाद खुद को गांव की ब्यूटी समझने वाली रत्ना आई। बताओ रत्ना, क्या परेशानी है तुम्हारी? ग्लैमर बेटी, ग्लैमर। मैं इस ग्लैमर के लिए न्योछावर हूँ। प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ। कीमत कितनी होगी इसकी? तुम लाओगी प्लास्टिक या हम करें इंतजाम? मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें ही ले आती हूँ। इसके लिए 1 लाख रुपए खर्च होंगे, क्योंकि हमें प्लास्टिक को पिघलाकर फिर तुम्हारे शरीर पर चिपकाना होगा। और वो उस पर हंसने लगी। बाद में जब उन्होंने रात का खाना खाया तभी रंगम्मा पेट दर्द से घबराती हुई वहाँ आई। हे भगवान, मैं इस पेट दर्द को सहन नहीं कर पा रही, मुझे कुछ दवाई दे दो। हाँ हाँ, वो दर्द से करहा रही थी। उसे देखकर दोनों नकली डॉक्टर बहनें घबरा गईं और उसे एक पुरानी चारपाई पर स्टोर रूम में लिटा दिया और ढेर सारे औजार निकाल लिए, जैसे मटन चॉपर, आरी, प्लायर, गर्म पानी, हथौड़ी और कीले। फिर वे अपने फोन पर YouTube में देखने लगी कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। श्रीदेवी ने आरी पकड़ रखी थी और सुकन्या ने जानवरों को लगाने वाला इंजेक्शन ले रखा था। आप फोन में देख रही हैं, और एक जानवरों को लगाने वाला इंजेक्शन पकड़ा हुआ है। आप असली डॉक्टर है भी कि नहीं? मुझे पेट में दर्द नहीं है, मुझे छोड़ दो बस। इस तरह उसने हाय तौबा मचा दी। फिर वो किसी तरह स्टोर रूम से बाहर निकल गई और जाकर माधव को सब कुछ बता दिया। माधव बहुत परेशान हुआ। तब दोनों बेटियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जो किया वो गलत था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई करना पसंद नहीं था। माधव ने भी बहुत सोचा और बच्चों को प्यार से दिलासा दिया। सुरैया और राधा सीतापट्टनम में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और उनकी एक बेटी है अंजलि। उसने अपनी इच्छा के अनुसार इंटर तक पढ़ाई की है और इस साल अच्छे अंक लेकर पास हुई है। वो मिठाई लाई और अपने माता पिता को खिलाते हुए बोली, माँ, बाबा, मैं कॉलेज में प्रथम आई हूँ और परीक्षा में भी मुझे बहुत अच्छे अंक मिले हैं। माता पिता उसके अंकों को लेकर बड़े उत्साहित हुए और उसे सोफे पर बिठाया। ये वास्तव में बहुत अच्छा हुआ बेटी। अब तक तुमने वो सब कुछ किया जो तुम करना चाहती थी। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात सुनो। अंजलि को समझ नहीं आया कि उसकी माँ उससे क्या कह रही है। वो उलझन में थी और उन्हें देखने लगी। हाँ मेरी सोना बेटी, बचपन से ही तुमने जो कुछ भी चाहा हमने उसके लिए कभी ना नहीं कहा और तुमने अपना इंटरमीडिएट भी पूरा कर लिया है। तुम्हारे सिवा हमारे खानदान में किसी ने भी इंटर नहीं किया है, एक ने भी नहीं। आप क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ पापा। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है बेटी। पढ़ाई बहुत हो गई, अब खाना बनाना और घर को साफ करना सीखो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता भी देख लिया है। लड़का बहुत सुशील है। जब उसने अपनी माँ की बात सुनी तो वो चौंक गई। कुछ देर बाद होश में आई और बोली, ये क्या है माँ? तुम अभी मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मैं तो और आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर सुरैया को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और उसे सही तरीके से समझाने की कोशिश की। वो उससे प्यार से बात करने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या समझा रहा है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मुझे पता है पापा, आप मुझे दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए आपने कभी मेरी बात को ना नहीं कहा। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे। इंजीनियरिंग के बाद क्या करोगी तुम? मुझे नौकरी मिलेगी और मेरी अच्छी कमाई होगी और फिर हम शहर में रह सकते हैं और हमारा अपना एक घर बना सकते हैं और उसमें आराम से रह सकते हैं।
उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। तब तक हम जिन लोगों को जानते हैं वे सब बात करने लगेंगे कि सुरैया बेशर्म है, इसलिए उसने अपनी बेटी को शहर भेज दिया है। और कौन जानता है कि वो सच में वहां पढ़ रही है या क्या कर रही है। मतलब सुरैया के पास अकल नहीं है, इसीलिए वो मान गया। और हर कोई हमारे बारे में बुरी तरह से बात करने लगेगा। बेटी, समझ रही हो तुम? वे उस तरह क्यों बात करेंगे बाबा? उनकी बेटी अच्छी तरह से पढ़ती है और कक्षा में प्रथम आती है, और इसीलिए उसने अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वे ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि तुम एक लड़की हो। तुम्हारी शिक्षा केवल तब तक होनी चाहिए कि तुम अपने होने वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सको। बाकी ये पता होना जरूरी है कि खाना कैसे बनाना है और घर को साफ कैसे रखना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। यानी एक लड़की की जिंदगी इंटर, खाना बनाना, शादी, घर को साफ रखना और अपने बच्चे को पढ़ाने तक ही सीमित है माँ। और जो सीमा खींची गई है, ये सीमा तुम्हारे लिए अकेले के लिए नहीं खींची गई है बेटी। हाँ पापा, जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे माथे पर ये रेखा खींच दी गई थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी। लेकिन मेरी मेंटल स्थिति, शरीर की स्थिति, सब कुछ ठीक में सिंक में होना चाहिए ना। इतना ही कह रही हूँ मैं आपसे। हम इन सब बातों को नहीं जानते क्योंकि हमने तुम्हारी जितनी पढ़ाई नहीं की। जैसे ही लड़की 16 वर्ष की होती है, हमें एक अच्छा दूल्हा देखकर उसकी शादी कर देनी है और हमें ध्यान रखना है कि सारे इंतजाम अच्छे से हों। बस इतना ही जानते हैं हम। और तुम हमारी बात सुनो, अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करवाना तो मुझे मेडिसिन में सीट मिल सकती है। मैं मेडिसिन करूंगी और मैं गरीब लोगों के लिए काम करूंगी, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दूंगी ना। बेटी की बात सुनकर माता पिता दोनों जैसे गुंगे हो गए। उनकी हालत देखकर उनकी बेटी कुछ इस तरह बोली, अगर आप दोनों को मेरा डॉक्टर बनना पसंद नहीं तो मैं कानून पढ़ूंगी, लॉयर बनूंगी, समाज को न्याय दिलाने वाली वकील भी बन सकती हूँ मैं। सच कह रही हूँ मापा। देखो, जो तुम्हारी देखभाल करेगा यानी तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते कि तुमको इससे ज्यादा शिक्षा मिले। हम तुमको और शिक्षित नहीं करने जा रहे हैं और इसके बारे में और बात करना बेकार है। शादी जल्द ही करेंगे तुम्हारी। इतना कहकर सुरैया वहां से चला गया। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूं। इतना कहकर राधा भी किचन में चली गई। सोफे पर बैठी अंजलि रोने लगी। दिन बीत रहे थे और एक दिन अंजलि की इंटर में पढ़ाने वाली शिक्षिका सरोजा उनके घर आई और उसकी माँ से इस तरह पूछा, क्या अंजलि घर पर नहीं है? अंजलि, तुम्हारी शिक्षिका तुमसे मिलने आई है, चाय लाओ। सुनकर अंजलि सोचकर खुश हो गई कि उसकी मैडम उसके माता पिता को कुछ हद तक मना सकती हैं। उसने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और भागकर उनके लिए लेकर गई। सरोजा को चाय दी। सरोजा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि की माँ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और उसकी शादी कराने पर तुली थी। उसने बताया कि लड़के के घर के लोग अंजलि को देखने के लिए आने वाले हैं। अंजलि सुनकर चौंक गई। सरोजा कुछ नहीं कर सकी और वहां से चली गई। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ से उसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा गया और वो बोली, देखो अंजलि बेटी, अगर लड़का हमारे घर आता है और अगर वो तुमसे बात करना चाहता है तो उसे अपनी इच्छा बताना, और अगर लड़का मान गया तो मैं तुम्हारे पिता को मना लूं, इसकी जरूर कोशिश करूंगी। एक माँ होने के नाते मैं इतना जरूर करूंगी। जब उसकी माँ ने उसे ऐसा कहा तो अंजलि बहुत खुश हुई। ये छोटा सा सहारा अंजी के लिए काफी था। किसी तरह मुझे उस लड़की को मनाने की जरूरत है जो कल आकर मुझसे मिलेगा। 2 दिन बाद कृष्ण अपने माता पिता के साथ अंजलि को देखने आया। अंजलि भी तैयार होकर सोफे पर आकर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कृष्ण उससे बात करना चाहेगा, लेकिन कृष्ण ने उसे वो चांस ही नहीं दिया। बाद में अंजलि को समझ आया कि उनके सामने दुखी चेहरा नहीं रखना चाहिए था। उसने इसलिए उससे बात नहीं की और दुखी हुई। दोनों तरफ के लोगों में बातचीत हुई और शादी की तारीख तय हो गई। आज शादी का दिन है। कृष्ण विवाह के लिए बैठा है। अंजलि को सजाया गया है और वो हाथ में नारियल लिए आई और बैठ गई। पंडित मंत्र पढ़ने में व्यस्त हो गया। कृष्ण ने अंजलि के गले में 3 गांठ बांधी। अब तक अंजलि और कृष्ण 2 नाम थे जिन्हें शादी के बाद
अंजलि कृष्ण के नाम से जाना जाने वाला था। दुख से भरी अंजलि को सभी औपचारिकताओं के बाद एक कार में उसके ससुराल भेज दिया गया।